Welcome, friends. In the last video, we talked about the parliamentary executive in India, right? And in this video, we'll talk about the power and position of the president. देखिए प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in exercise of his function act in accordance to such advice. मतलब जो प्रेसिडेंट है वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही काम करेगा, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे विल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेगा. अब यहाँ पर शेल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. तो शेल वर्ड का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है. मतलब वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता. वो एडवाइस तो लेगा लेकिन एडवाइस ही माननी पड़ेंगी उनको, अपनी मर्जी नहीं कर सकते. हाँ, ये ज़रूर है कि वो रिकन्सिडरेशन के लिए उस एडवाइस को भेज सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है, अंडरलाइन किया है, राइट. अच्छा, अभी आगे अगर हम बात करें कि हमारा जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे हमने पहले भी बात की थी लास्ट वीडियो में भी, कि सारी की सारी पावर जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते. उनकी सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, और वो एडवाइस उन पर बाइंडिंग होती है. लेकिन इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, राइट. अब ये डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है? देखिए, डिस्क्रिशनरी का मतलब है ऐसी पावर्स जिनके लिए ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन. आई मीन ही कैन एक्ट ऑन हिज ओन. अपनी मर्जी से उस पावर का इस्तेमाल वो कर सकते हैं. उसमें उनके ऊपर कोई एडवाइस या एड लेना किसी की ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ज़्यादातर तो ऐसा है कि देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो सेरेमोनियल है और वो नॉमिनल हेड है. सारी की सारी पावर जो है उन्हीं उनको वो एग्जीक्यूटिव की जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन देर आर सर्टन पावर्स विच कैन बी टर्म्ड एज डिस्क्रिशनरी. जैसे कि द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. प्रेसिडेंट को ये रूटीन वाली है, आप कह सकते हो कि उनका राइट है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस हो रही हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं उनके ऊपर उनको बताया जाए. द प्राइम मिनिस्टर इज़ obliged टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन. और प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करे जब प्रेसिडेंट उनको बुलाए. और द प्रेसिडेंट ऑफन राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री के सामने जो भी चुनौतियां या जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर प्रेसिडेंट अपनी राय रख सकते हैं. अब जैसे अभी हमारा जो सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, तो इस सिचुएशन में भी अगर प्रेसिडेंट चाहें तो अपना व्यू रख सकते हैं. और बीच में कहीं उन्होंने एक बार अपना एक जो है वो एक्सप्रेशन दिया भी है, राइट. तो अगर हम प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करें तो सबसे पहली जो डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट की है, दैट इज द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन टू him by the council of minister and ask the council to reconsider the decision. सबसे पहली बात कि अब ये बात तो हमको पता है कि वो he is bound to go by the advice of the advice given by the council of minister. लेकिन वो इस एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं. मतलब अगर उनको वो पसंद नहीं आई बात, जो भी एडवाइस उनको दी गई, अगर वो नहीं पसंद आई तो उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं. लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर रिकंसिडरेशन के बाद भी वो सेम ही एडवाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, देन द प्रेसिडेंट हैज़ नो ऑप्शन बट टू गो बाय द ही इज़ बाउंड टू गो बाय द एडवाइस इन सच अ if such a request by the president to reconsider the decision would not naturally carry a lot of weight. अगर प्रेसिडेंट, देखिए हालांकि ऐसे टेक्निकली इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने किसी एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए भेजा है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट जो है रिकंसिडरेशन के लिए कोई एडवाइस भेज रहे हैं. तो पर फिर भी अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि उनको वो बात माननी पड़ेगी. बट इनका रिकंसिडरेशन के लिए भेजना ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको जनरली एक्नॉलेज ही किया जाता है. सेकेंड,
जो हमारा डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, दैट इज president also has veto power by which he can withhold or refuse to give the assent to the bill. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो अपना जो असेंट देना है बिल को उसको रोक सकते हैं। ठीक है, पर सिर्फ नॉन मनी बिल में, मनी बिल के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पता है कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर में क्या होता है, हर एक बिल को जब दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो वो इट गोज टू द प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट दे देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं, तो वो लॉ बनता है। लेकिन ये जो दूसरी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं इसमें, प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट टू रिकंसिडर। उसको रिकंसिडर करने के लिए जो है भेज सकते हैं। This veto power is limited because of if the parliament passes the same bill again and sends it back to the president, then president has to give the assent to the bill. इसको वीटो पावर भी बोलते हैं। और अगर अब दोबारा प्रेसिडेंट को वही बिल दोबारा से भेज दिया गया रिकंसिडर करने के बाद भी सेम, तो फिर प्रेसिडेंट को उसको अप्रूवल देनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी वही लॉ अप्लाई होता है कि अगर बिल को रिकंसिडर करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है तो इसका काफ़ी वेट होता है और इट मीन्स अ लॉट। अब देयर इज नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट विद विच द प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन अब यहाँ पर एक आप कह सकते हैं एक पॉसिबिलिटी है जिससे बिल प्रेसिडेंट जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये नहीं कहता कि कितने टाइम में प्रेसिडेंट को बिल साइन करके भेजना है। तो ऐसे में क्या होता है, तो प्रेसिडेंट अपने पास भी रख सकता है उस बिल को, और ना वो वापस भेजे रिकंसिडरेशन के लिए और ना ही उसको अपनी अप्रूवल दे। तो इस जो पूरा प्रोसेस है, इससे अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी बिल को किल कर सकता है, जिसको कि हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। मतलब उन्होंने अप्रूवल भी नहीं दिया और उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेजा और अपनी पॉकेट में रख लिया। तो इस तरह से वो किसी ऐसे लॉ को जो वो चाहते हैं कि वो ना बने उसको रोक सकते हैं। राइट, अब आ जाते हैं हम थर्ड हमारा जो काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर है वो क्या है। अब ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस से इमर्ज होती है वैसे। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, और इसमें भी अपॉइंट क्या करने वाली बात है, सिर्फ एक प्रोसीजर है, फॉर्मल प्रोसीजर है कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है ही इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इलेक्शन में किसी पार्टी को भी क्लियर मेजॉरिटी ना मिले, नो क्लियर मेजॉरिटी टू एनी लीडर, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन हो जैसे कि कोalition की है, जहाँ पर मान लीजिए 2-3 पार्टी जो हैं वो मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, तो अब वहाँ पर जो ये अलायंस होगा उसमें प्रेसिडेंट किसको सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझते हैं या किसको सबसे ज़्यादा वर्दी समझते हैं कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, प्रेसिडेंट वहाँ पर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, सिंस 1989 मेजर पॉलिटिकल चेंजेस हैव कंसिडरेबली इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस इन आर 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हेल्ड फ्रॉम 1989 टू 1998 नो सिंगल पार्टी और कोalition अटेन्ड मेजॉरिटी इन लोकसभा। दी सिचुएशन डिमांडेड प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन। किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, तो ऐसे में प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन ज़रूरी थी और प्रेसिडेंट ने उसमें इंटरवीन करके जो है वो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की। बाकी जितना हमारा पार्ट है उसमें प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड और सेरेमोनियल हेड भी हैं। और अब ये भी सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों है। फिर देखिए, प्रेसिडेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी सपोर्ट पे डिपेंड करती है। अगर लेजिस्लेचर की सपोर्ट है, उसको मेजॉरिटी सपोर्ट है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी। अगर मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो गई। तो ऐसे में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहती है तो उस वक्त हमारी कंट्री का हेड कौन होगा उस वैसी सिचुएशन में, तो उसका आंसर है द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। राइट, वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट का भी टेन्योर 5 years का होता है। राइट,
उनका इलेक्शन का मेथड भी सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के जो लोग हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन इन द राज्यसभा। राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास करके, जो कि विच विल बी पास्ड बाय मेजॉरिटी एंड अग्रीड, और अगर लोकसभा भी उसको अग्री कर देती है तो उसको हटाया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। और जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइस प्रेसिडेंट की, दैट ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होगा। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वैकेंसी हो जाती है ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें वो डेथ भी हो सकती है उनकी, या डेथ हो गई, या रेजिग्नेशन हो गया, या उनकी रिमूवल हो गई इम्पीचमेंट की वजह से और किसी वजह से, तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं जब तक कि नए इलेक्शन प्रेसिडेंट के नहीं हो जाते। हिस्ट्री में ऐसा एक बार हो चुका है। बी.डी. जती acted as the president on the death of our president Fakhruddin Ali Ahmad until new elections were held। तो आई थिंक आज के लिए हमारा जो टॉपिक है यही ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस।